हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि नूतन के हाथ से खाना खा के ऋषि काफ़ी खुश हो जाता है। बोलता है आंटी सच में आपने कमाल का बनाया, पर खाना मैं बोलता हूँ आप कोलकाता में आइए मेरी शादी में। तब यहाँ पे नूतन बोलती है तो पॉसिबल नहीं है, लोगों ये देखो लगता है बारिश होने वाली है, आज तो बहुत पानी तेज़ी से बरसेगा क्योंकि गांव देवता काफ़ी दुखी होंगे ना। तो फिर ऋषि बोलता है ये क्या लॉजिक है। तो फिर नूतन बोलती है यहाँ पे लोगों का मान्यता है कि जिस दिन मेले का लास्ट दिन होता है उस दिन गांव देवता जो होते हैं वो काफ़ी दुखी होते हैं और उसके ही उसमें वो बहुत ही आंसू बहाते हैं। तभी ऋषि बोलता है मैं तो इन सब पे इतना बिलीव नहीं करता। तभी यहाँ पे बोलती है अचानक कि छोड़ो ना, शहरी बाबू इतना बिलीव नहीं करते, मैं इनको जाके ना छोड़ के आती हूँ। यूँ गई और यूँ आए। उसके बाद वो जाती है शहरी बाबू ने ऋषि को छोड़ने के लिए। तभी वो बोलती है कि वैसे गांव देवता पता है एकदम जोरदार बारिश करेंगे, नदियाँ बाढ़ सब बह जाती, नहर वगैरह कुछ बचता नहीं है। तभी ऋषि बोलता है ऐसा कौन सा बारिश होता है, और ये बारिश इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे गांव देवता दुखी होते हैं। तो यहाँ पे झनक बोलती है हाँ क्योंकि वो आंसू बहाते हैं, क्योंकि हमारा भी तो प्यार मिलता है ना उनको। ऋषि बोलता है काफ़ी लॉजिकल बात है। तभी यहाँ पे झंग बोलती है ये सब आपको यकीन नहीं होगा, आपको यकीन तभी होगा। और आज के दिन तो कन्फर्म ही बारिश होती है, और जो बारिश होती है एकदम मूसलाधार वर्षा होती है। मतलब यहाँ पे लोग भी दिखते नहीं है। कभी कभी तो पिछली साल जो बारिश हुई थी पूरा बाढ़, पूरा गाँव तैर रहा था, डूब गया था। वो तो अच्छा हो कि सूरज देवता की रोशनी पड़ के सब कुछ सूखा हो गया तो ठीक हो गया। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अच्छा एक मिनट मेरा कॉल आ रहा है। उसके बाद ऋषि जो था मोन से बातें करने लगता है। मोन बोलती है कि ऋषि तुम कब आ रहे हो। तो फिर ऋषि बोलता है कल सुबह 7:30 बजे की मेरी ट्रेन है, बताया तो था। और तभी यहाँ पे मोन बोलती है फिर तुम आज क्यों रुक गए हो। ऋषि बोलता है एक्चुअली वो गांव का एक फंक्शन था मिला तो मैं वो देखने के लिए इसलिए रुक गया आज, और मैं कल आ जाऊँगा मोन। तभी मोन बोलती ठीक है तुम आ जाओ कल, वैसे भी मुझे लेक्चर्स में जाना है। तभी ऋषि बोलता है क्या तुम छुट्टी नहीं ले रहे हो, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तुम अपने कॉलेज जा रही हो। तभी यहाँ पे मोन बोलती क्यों, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओ, बाद में शादी के बाद जो छुट्टी लेनी पड़ेगी उसका क्या, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ऋषि बोलते हैं कि ठीक है ठीक है। तभी मोन बोलती गुस्सा हो रहे हो क्या। तभी पीछे से झनक आवाज़ देती हाँ शहरी बाबू को गुस्सा आ रहा है। तभी यहाँ पे मोन बोलती है किसकी आवाज़ है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है वो गाँव की एक लड़की है ना उसका आवाज़ है, काफ़ी अच्छी है, बट अभी उसके साथ हम गाँव घूम रहे हो वही बोल रही है। एनीवेज मोन रखो, आई थिंक बहुत तेज़ी से बारिश होने वाली, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। उसके बाद वह जाता है, झनक से बोलता है कि तुम सच में पूरी तरह से पागल हो, अच्छा एक काम करो तुम यहाँ से चली जाओ मैं चला जाऊँगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती ना ना मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके घर तक छोड़ दूंगी, उसके बाद में चली जाऊँगी। उसके बाद झनक जो होती है वो आती है, ऋषि को छोड़ती है, बहुत तेज़ से हवाएं चलने लगती है। तभी झनक बोलती लगता है मुझे जाना पड़ेगा, मूसलाधार वर्षा होगा, लेकिन हाँ अगर मैं कोलकाता में आऊँगी तो आपसे ज़रूर मिलूंगी। एक काम करिए शहर बाबू, आप बोल रहे थे ना मुझे अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर देंगे, दे दीजिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है एक्चुअली मेरे पास पेन नहीं है, एक काम करो तुम अपना नंबर डायल करके देती जाओ। तो उसके बाद यहाँ पे झनक डायल कर देती। ऋषि बोलता है जब भी तुम कोलकाता आओ ना तो मुझे कॉल करो या फिर मैं तुम्हें खुद ही कॉल कर लूँगा, तो तुम मेरा नंबर सेव कर लेना। उसके बाद तेज़ी से बारिश होने लगती है, जैसे ही झनक निकलती तभी ऋषि उसको बुला लेता है वापस। बोलता है तुम इतनी तेज़ी बारिश में कैसे जाओगी झनक, एक काम करो थोड़ी देर रुक जाओ। तभी झनक बोलती है बारिश नहीं रुकने वाली शहरी बाबू, मैं अगर यहाँ पे रुक गई तो भी कुछ तोड़ नहीं निकलेगा। तभी ऋषि बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं रुकेगा। तभी झनक बोलती पिछले साल याद है ना मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। ऋषि बोलता है अरे काम डाउन, पिछले साल जो हुआ ज़रूरी नहीं ये साल भी हो, और मैं कह रहा हूँ ना ऐसा कुछ भी बारिश नहीं होगा, तुम थोड़ी देर वेट करो वही बारिश निकल जाएगी एंड देन पहुँच जाओगी। मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा था कि मेरे साथ मत चलो मैं पहुँच जाऊँगा, बट तुम सुनी नहीं रही थी। एक काम करो मैं तुम्हें गाँव तक तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तभी झनक बोलती इतना पॉसिबल नहीं है, जिस हिसाब से बारिश हो रही है बिजली कड़क रही, कुछ भी हो सकता है, और ऐसी बारिश में हम नहीं निकल सकते, रास्ते काफ़ी जाम और बंद हो गए होंगे। तो फिर ऋषि बोलते हाँ लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है, अगर तुम यहाँ पे रुक गए तो कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे नूतन को काफ़ी चिंता सताया जा रहा होता है कि आखिर झनक कब आएगी। तभी वहाँ पे उसकी बुआ आती है और वो बोलती है क्या हुआ तुम्हारी बिटिया है कहाँ यहाँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती है वो झनक को मैंने शहरी बाबू को छोड़ने के लिए भेजा है। तभी बुआ बोलती वो तो मुझे पता था, वो शहरी बाबू जब से आया तुम माँ बेटी हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो। तुम यही सोच रहे हो ना अपनी बिटिया को किसी तरह सेट कर दो और उसको शहर भेज दो। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है नूतन सब कुछ मुझको पता है, लेकिन तुम्हें शायद गाँव का तौर तरीका संस्कार सब कुछ भूल गई हो। अगर परासर रहता तो क्या सोचता, तुम एक जवान बिटिया को उस शहरी बाबू के पास भेज दूँ बिना सोचे समझे क्या होगा क्या नहीं। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है ऐसा नहीं है बुआ, उसने पराशर की मदद की थी और हमें भी मदद करने का वो होना चाहिए, इसलिए मैंने झनक को बोला कि उसको छोड़ के आए। तभी यहाँ पे वो बोलती है क्या छोटा सा बच्चा है जो गुम हो जाता, लेकिन नहीं तुमने अपनी बिटिया को खुली छूट दे दी है, कल को कुछ ऊँच नीच होगा तो मत कहना, तब तुम माँ बेटी सिर्फ अपना मुँह रगड़ना, कल को अगर ऊँच नीच हो गया तो तुम भूल गई हो गाँव की लड़कियाँ किसी अनजान मर्द के साथ पूरी रात नहीं बिताती हैं, तुम्हें तो अपना कुछ याद ही नहीं है। दूसरी तरफ झनक बोलती है आपको नहीं पता बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे मेरे घर पे पहुंचना पड़ेगा वरना
बुआ दादी माँ सब डांटेंगे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूँगा, डोंट वरी, तुम थोड़ी देर रुक तो जाओ, तुम ऐसे बारिश में नहीं जा सकते। जनक बोलती आप कैसे बात करेंगे। तभी यहाँ पे जनक बोलती बस करिए बुआ जी, आपको जब मनाते जो मनाते मेरी बच्ची को बोलती रहती है, क्यों बोलती रहती है मुझे यही नहीं पता। तभी उसकी बुआ बोलती रही जो बोलती हूँ मैं सही बोलती हूँ, तुमको काहे को मिर्ची लग रही है मुझे नहीं पता, पर तुम माँ बेटी का चाल चलन ऐसे ही रहेगा ना तो देखना कल सवेरे तक कैसी खबर मिलेगी हमको। झनक फिर से जाने की कोशिश करती है और ऋषि उसको कहता है रुक जाओ झनक। यहाँ पे झनक नूतन को काफ़ी डर लग रहा होता है और वो प्रार्थना करती कि हे भगवान झनक के साथ कुछ भी गलत ना हो, आज करके कैसे भी करके रात तक उसको पहुँचा दो, नहीं तो ये गाँव वाले और गाँव वाले की सोच झनक को जीने नहीं देंगे। मेरी बच्चे पे कोई आशंका मत टलने देना प्लीज़। दूसरी तरफ देख रहे थे कि मून जो थी वो बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी। तभी वहाँ पे अंजना आती, बोलती क्या कर रही हो बेटा। तभी मून बोलती है बच्चों के एग्जाम्स पेपर चेक कर रही हूँ, लिखा कुछ नहीं, पास सबको होना है। तभी अंजना बोलती अच्छा मैं बाद में आऊँ क्या। मून बोलती अरे नहीं नहीं, मैं आपके लिए अंजू रानी कभी भी बिजी नहीं हूँ, आप तो कभी भी मेरे पास आ सकते हो, बोलो क्या काम है। तभी अंजना बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ, मैं सोच रही थी मैं शादी के गिफ्ट के लिए क्या दूँ। तभी मून बोलती है आप कुछ भी दे दो, मैं आपका आशीर्वाद समझ के रख लूँगी। तभी यहाँ पे अंजना बोलती मेरी पुरानी झुमके पता नहीं तुम्हें पसंद आएंगी कि नहीं, काफ़ी पुराने डिज़ाइन है, बट तुम उसे मेरा आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लेना। तभी मून बोलती उसको आशीर्वाद समझ के रख क्यों लूँगी, मैं उसे पहनूंगी भी। तभी अंजना बोलती पता नहीं बेटा तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, पर एक बात और, इतनी छोटी सी थी तुम जो हमारी ज़िंदगी में आए, काफ़ी उथल पुथल मचा दी थी तुम्हारे अप्पू पीसी के जाने के बाद और लाल जेठू के जाने के बाद, सिर्फ तुम ही मेरा सहारा बनी जिसके सहारे में जी पाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे इंदुमती बोलती है कि बहुत हो गया, अब उस निरंजन का नाम कोई भी नहीं लेगा और तुम लोग उसका नाम ले लेके मूड ख़राब कर रहे हो। तभी दूसरी तरफ उसकी चाची बोलती है पायल पहले तो निरंजन मैसेज भी कर देता था, अब तो वो भी नहीं करता। तभी उसकी माँ बोलती क्यों करेगा मैसेज, अभी हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, हमसे क्यों नाता रखेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे तनुश्री बोलती है कि दादा भाई प्लीज़ आप बुला लीजिए ना निरंजन को, आखिर वो आप लोग का ही बेटा, अगर आप लोग इस तरह से इग्नोर करेंगे तो कैसे चलेगा। यह सुनकर निरंजन क्या यानी इंदुमती के आंखों में आंसू जाते। इंदुमती बोलती तुम लोग को क्या लगता है मैं सब कुछ भूल गई हूँ, अपने बच्चों को कोई नहीं भूलता, पर बच्चे ही जब ऐसे कुपुत्र हो जाएं तो क्या किया जाए। तुम लोग को लगता है हमारा दिल पत्थर का है, हमें कुछ नहीं समझता है। तभी यहाँ पे तनुषा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं दीदी, माफ़ कर दीजिए, मेरा कहने का मतलब नहीं था, आप ऐसा मत सोचिए। दूसरी तरफ हम देखते पीहू को काफ़ी बुखार हो जाता है, ईशानी आती है उसका बुखार चेक करने, बट पीहू काफ़ी इरिटेट हो जाती है और ईशानी को बोलती है आप मुझसे दूर रहिए, मुझे आपकी किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं। तभी वहाँ पे ईशानी के हस्बैंड आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ पीहू, इफ़ अगर वो बुखार चेक करे तो चेक करा लो ना। ईशानी बोलती क्यों पापा, आप हमेशा जब भी मैं बीमार होती तो नर्स अपॉइंट करते थे, अभी क्या हुआ, हमारे पैसे ख़त्म हो गए क्या जो आप इसको बोलो देखने के लिए। तभी यहाँ पे उसका बाबा बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ईशानी का ध्यान रखिए कि क्या हो जाएगा। तभी ईशानी बोलती तुम्हारे बाबा ने शादी करके सिर्फ यहाँ पे तुम लोग का देखभाल करने के लिए लाए, अगर मैं वो भी नहीं कर पाऊँ तो मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। और देखो ईशानी तो मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मुझे कभी भी नहीं पता था कि ये शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हो रही है, तुम्हें पता नहीं, वरना मैं ये शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। तभी पीहू बोलती बस करिए आप ड्रामा करना बंद कर दीजिए ठीक है। तभी यहाँ पे उसकी पीसी यानी बुआ आ जाती, बोलती है क्या हुआ बेटा, तुम इतना चिड़चिड़ा क्यों कर रही हो, एक काम करो कुछ खा पी लो और ईशानी जाके इसके लिए कुछ बना के लेके आओ। तभी यहाँ पे पीहू बोलती नहीं मुझे इनके हाथ का कुछ भी नहीं खाना है, बोल दीजिए पीसी कि मेरे लिए कुछ भी नहीं ले आए। तभी ईशानी बोलती तुम्हें घर का खाना पड़ेगा। पीहू माना कि तुम गुस्सा हो, पर खाने से कैसे गुस्सा, अगर तुम खाओगी तभी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी ईशानी बोलती आप जैसा खाना बनाती मैंने देखा है, मुझे वो पसंद नहीं, बाबा प्लीज़ मुझे पेस्ट्रीज़ खानी है और नूडल्स खाना है, प्लीज़ मंगा दो। तभी यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं मंगा दूंगा और मैं नर्स को भी बोल देता हूँ तुम्हारे केयर टेक करने के लिए ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। तभी ये बोलती हाँ दिक्कत है ईशानी, दिक्कत है इनसे, मुझे दिक्कत है, इनको बाहर लेके जाएं जो फालतू का ज्ञान देती रहती। तभी ईशानी समझाती देखो पीहू मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी ये सब मैं तुम्हारी, अगर तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे करीब कैसे आऊँगी, तुम्हें करीब आने के लिए तो मुझे एक मौका तो देना पड़ेगा, तभी तुम मैं समझ सकती हूँ ना। तभी पीहू बोलती तुमको क्या समझ में आएगा, तुम्हें पता भी है मैंने मेरी माँ खोई है, कैसे खोई है पता है, जब भी मैं बाहर रहती हूँ बहुत खुश रहती हूँ, चिल रहती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन जैसे घर आती हूँ तो किसी की वजह से मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तभी यहाँ पे ईशानी के हस्बैंड बोलते पीहू ऐसा क्यों कर रही हो, अगर ईशानी तुमको तुम्हारा साथ देना चाहती है तो फिर इसमें क्या हर्ज है,
पीहू बोलती हर्ष ये बाबा कि आप इतनी जल्दी माँ को भुला दी हो। मैं नहीं भूल पाई हूँ माँ को। माँ मेरे नस नस में बसती, मुझे माँ की याद आती है। तभी यहाँ पे उसकी पीसी समझाती हैं, पीहू बेटा हर ज़िंदगी में हर कोई हर वक्त साथ नहीं रहता है। सब लोग एक समय लेके आते हैं भगवान के पास से और समय बीतने पे जाना पड़ता है सबको, चाहे तुम हो चाहे मैं हो चाहे जो। तुम्हारी माँ का भी एक समय था इसलिए उन्हें भी जाना पड़ा, ठीक है। इसमें इतना किसी पे माँ को बार बार याद करोगे तो ज़िंदगी में काम कैसे करोगे। तभी ईशानी बोलती मैं समझ गई, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ ना, लेकिन हाँ पीहू जैसे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम खत्म होगा ना, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं एक घर छोड़ के चली जाऊँगी तुम्हारी शांति के लिए, ताकि तुम अच्छे से रहो, स्ट्रेस फ्री रहो। तभी यहाँ पे पीहू बोलती ढकोसलापना मत करिए आप यहाँ पे नाटक। वहाँ पे उसकी पीसी बोलती है ऐसी वादा मत करो निशानी जो तुम निभा नहीं सकती। ईशानी बोलती क्यों नहीं मैं निभा सकती, मैं निभाऊंगी, मैंने बोला। तभी यहाँ पे उसके हस्बैंड बोलते हैं अच्छा बस करो, बहुत बातें हो गई, एक काम करो ईशानी के पास तुम बैठो, मैं एक कॉल करके आता हूँ, नहीं तो पट्टी तो मैं लगाता हूँ। बट यहाँ पे उसके हस्बैंड को नहीं करने आ रहा होता। तभी ईशानी जाती करने, जहाँ पे पीहू जो होती है वो चिल्लाने लगती है और यहाँ पे उसकी बुआ जो होती है पूजा करने के लिए चली जाती है। तो ईशानी को ही अल्टीमेट वहाँ पे बैठ के उसका देखभाल करना पड़ता है। बट पीहू काफ़ी इरिटेट होती है और जैसे पीहू को नींद आ जाती है ईशानी जो होती है वह उसके माथे पर पट्टी रखने लगती है। तभी ईशानी सोचती है मुझे पता है पीहू तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर ये भी पता है जैसे मेरा हाथ लगा तुम्हें काफ़ी अच्छा लगा, तुम्हारा बुखार उतर गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, तुम मुझसे प्यार करना चाहते हो पर तुम्हारे दिल में कोई तो डर है जिसकी वजह से रोक रहा है। पर मुझे पता है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और देखो ना तुम्हारा बुखार भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद पीहू का बुखार भी काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, पीहू सो जाती हैं। तभी यहाँ पे पीहू के पापा आते बोलते ईशानी सब कुछ ठीक हो गया नहीं, मैंने खाना वैसे बाहर से ऑर्डर कर दिया। तभी ईशानी बोलती धीरे से बोलिए पीहू अभी सोई है। तभी उसके डैड बोलते हैं चलो अच्छा है किसी तरह सो तो गई है और जैसे उठेगी हम खिला देंगे। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है हाँ वो तो हो जाएगा। तभी यहाँ पे उसके पति बोलते हैं कि एक काम करो तुम्हारे लिए जीत का फ़ोन है तुम मुझसे बात कर लो। तभी ईशानी बोलती मैं जीत से क्या ही बात करूँगी, आप मुझे क्यों ऐसे कॉल देती, मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तभी उसका पति बोलता है मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ तुम्हें एकदम अजीब हो जाती, जीत का नाम सुन के तुम्हारे मुंह के हवाइयाँ क्यों उड़ जाती हैं। वो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता है, जाके जस्ट पिक द कॉल। उसके बाद ईशानी जाती हो, जैसे पिक करती हैं यहाँ पे जीत बोलता है और ईशानी भाभी जी कैसी हैं, मुझे लगा आपकी तबीयत ठीक होगी और लेकिन आपने बहुत गलत किया, प्यार आपसे कोई और करता, आप शादी किसी और के साथ करके रह रही हैं। आपने मेरे भी दिल के बारे में सोचा कि नहीं सोचा, कुछ भी सोचा नहीं। दूसरी तरफ देखती है ईशानी का हस्बैंड जो होता है ऊपर टेरेस पे टहल रहा था और ईशानी काफ़ी डरी सी रहती है। ईशानी बोलती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अब तो मेरी ज़िंदगी बख्श दो, तुमने मेरी ज़िंदगी को छोड़ा ही क्या, सब कुछ तो तहस नहस कर दिया, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा, फिर भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ो। तभी जीत बोलता है अरे अभी कैसे पीछा छोड़ दूँ, आप मेरे दिल में बसती हैं दिमाग में नहीं। जब जैसे मुझे पता चला कि वो आदमी आपका पति है तभी मैंने सोचा दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया जाए ताकि आपके करीब और पहुंचा जाए, और जैसे ही आपकी सच्चाई पता चलेगी आपका पति हूबहू खुद ब खुद वो धक्का मार के निकाल देगा, फिर आपको घर में रहने कोई नहीं देगा। और वैसे भी ईशानी जी मैंने आपको पहले भी बोला था मुझसे पंगा मत लीजिए, लेकिन वो थप्पड़ मार के आपने बहुत बड़ी गलती की थी। अब आप सोचिए आपकी उल्टी गिनती शुरू। तभी ईशानी बोलती क्यों कर रहे हो तुम ये सब मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आता। जीत बोलता है क्योंकि तुम्हें हासिल कर सकूँ, मैं तुम्हें अपने पास रख सकूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ। उसके बाद वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता। दूसरी तरफ यहाँ पे जनक काफ़ी ज़िद कर रही होती और ऋषि बोलता है चलो तुम अंदर। जनक बोलती मैं अंदर नहीं जाऊँगी, आप जाओ अंदर, मैं बाहर बैठे हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मुझे गलत समझना बंद करो, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो, मैं सिर्फ तुम्हें चलने के लिए बोल रहा हूँ एक इंसानियत के नाते। इफ़ तुम्हें इतना दिक्कत हो तुम अंदर जाओ, मैं बाहर रहता हूँ। जनक बोलती है ऐसी बात नहीं है, आपको मैं नहीं समझा सकती, मैं इनकी मुसीबतों से घिरी हूँ, अगर मैं टाइम से नहीं गई घर तो क्या होगा। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे जनक और ऋषि जो थे एक साथ कमरे में सो जाते हैं अलग अलग, लेकिन तभी गाँव वाले वहाँ आ पहुँचते हैं और वो दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तभी जनक को दरवाज़ा जैसे खोलती गाँव वाले सबको देख के हैरान रह जाते हो। गाँव वाले जो होते हैं उसके चेहरे पे लालछन लगाते हैं। धन्यवाद।